ऊपर कुछ चर्चा हुई थी या नहीं हुई थी, वह मुझे थोड़ा समझना था कि क्या-क्या बेसिक रीज़न्स है कि जिसके वजह से जो मूँग की खेती में जो पत्तियाँ होती है, वह कंट्रोल या उसमें जो इंसेक्ट का अटैक है, वो कंट्रोल ना होने का जो रीज़न है किसी-किसी प्लॉट में, तो वह रीज़न्स क्या-क्या है? यह इन विषयों पर कुछ चर्चा हुई क्या शरद भैया आपकी या बाकी सब लोगों की? हाँ सर, कुछ देर चर्चा हुई थी कि कैसे ये चीजें जो हैं, कैसे इस पे कंट्रोल पाया जाए। पर कुछ ये था कि सर जो पहले से यूज नहीं कर रहे हैं और तुरंत अभी उन्होंने चालू किया है और वो रिजल्ट भी केमिकल के जैसे चाहते हैं, तो वैसा अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है उन। लेकिन जो निरंतर 2 साल से हम लोग जो उपयोग कर रहे हैं, उसके रिजल्ट धीरे 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 पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो जो दवाएं हैं और क्रॉप रोटेशन है, वो सारी चीजें जो हैं वो बड़ा स्लो काम है। तो उन्हें चाहिए सर तुरंत रिजल्ट, कि अगर हम आज दवा डालते हैं, हमने कल लैब बनाई है, तो हमें आज ही उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। और नहीं तो फिर वो हम कैसे करें, ऐसा उनका वो है। ओके। अगर दादू हो तो बताएं उस दिन की चर्चा। रमेश दादू है? अ, आदरणीय तुलीराम जी भी थे, तो वो भी बता मैं अपने कमेंट। तुलाराम जी? शायद वो इधर उधर गए होंगे, अभी आ जाएंगे। सर तो वो मेन उनका ये था कि मतलब हमें रिजल्ट कैसे जल्दी से जल्दी मिल जाए। मूंग के समय यहाँ पे क्या, ये टेम्परेचर का जो हवाएं और जो टेम्परेचर चल रहा है, बहुत अधिक टेम्परेचर है यहाँ पे। जो जैसे हम लोग भी अपने खेतों में मान लो आपको दवाएं करनी है, तो 6 बजे के बाद ही थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो रहा है। और वो जो छोटी एक इल्ली है, जो कि मूंग को पूरा पूरा छलनी कर देती है। तो उसके अभी जैसे फेरोमोन ट्रैप में अभी उसके वो मेल फीमेल वाले वो भी नहीं मिल रहे हैं सर उसके। तो ये भी एक है। और वो थोड़ा सा एक जाला टाइप का बनाती है, उसमें हल्का सा जाला होता है, फिर अंडे उसमें देती है और वो तुरंत पूरे पेड़ को खा जाती है। ये उसका सिस्टम है। और उसके बाद जब फूल आते हैं तो वो फूलों को खाती है। जी। ओके, ठीक है। नहीं, मुझे और एक चीज़ ये चाहिए थी कि मान लो अगर जैसा इस इल्ली का जो पत्तियाँ खाती है, उसका जो अटैक होता है, तो आज की डेट में उस इल्ली को कंट्रोल करने का जो भी साधन बहुत बढ़िया है, उसका या तो वो जो केमिकल पेस्टिसाइड है या कुछ दशपर्णी वाले जैसे अर्क होते हैं या नीम है, करंज है, तो ऐसे सिलेक्शन आज तक कभी हुए हैं क्या? यानी और पहली बात तो अब ये कि यह जो मूँग की खेती हो रही है, तो यह मूँग की खेती जो इटारसी के आसपास में हो रही है, वो कितने सालों से हो रही है जो तीसरी फसल साल की ली जाती है? सर ये तकरीबन अभी 8 साल हुआ है इसको। और जिसमें सबसे अच्छी अभी 5 सालों से बहुत तगड़ी हो रही है। मतलब अभी लगभग 80 से 90% जितनी जमीनें गेहूं की सोइंग होती है, उतनी ही मूंग की सोइंग हो जाती है सर। और इसमें ये क्रॉप बहुत कम दिन की होती है, 55 या 60 दिन की मुश्किल से। तो इसमें किसान को जैसे मान लो 7 पत्ती काढ़ा डालना है, ये कुछ तो लंबी क्रॉप में सर ये चीजें डल जाती हैं। जैसे अगर 160 दिन की है, 120 दिन की क्रॉप है, अब 55 दिन में सर बोनी करने के बाद जब पानी देता है, तो 15 दिन तो ऐसे ही हो जाते हैं उसको। और उस समय क्या होता है, जिनके रकबे बड़े हैं, जिनके खेत बड़े हैं,
1-2 एकड़ से लेके 5 एकड़ तक वाला फिर भी कुछ जैविक पद्धति से कंट्रोल कर लेता है। लेकिन इसके पास जैसे पटेल साहब के पास 100 एकड़ जमीन है, किसी के पास 150 एकड़ जमीन है, किसी के पास 50 एकड़ जमीन है, तो उनको कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल जा रही है। तो वो जैसे उनको बार बार दवा डालने वाली जो लेबर होती है वो मिलना कठिन हो गया। और दूसरा ये कि जैसे 3 दिन में अगर नहीं डला और कोई अपना कर्मचारी शादी में चला गया या वो, तो उसकी फिर मूंग पूरी खत्म भी हो जाती है। ये भी बड़ा एक उसमें प्रॉब्लम। अभी तक जितने भी केमिकल इंसेक्टिसाइड उस इल्ली के लिए यूज किए, तो उसमें का सबसे बेहतर ऐसे 2 से 3 मॉलिक्यूल्स कौन से है, उसका कुछ आइडेंटिफिकेशन हुआ है? सर इसमें सबसे ज्यादा जो यूज यहाँ हो रही है वो कोराजिन हो रही है। कोराजिन से क्या होता है कि उसके जो अंडे हैं, अंडे पूरे खत्म हो जाते हैं। और इस बार पता नहीं अब वो कितनी उसमें वो है, पहले लाल निशान आता था, अब उसमें ग्रीन कलर का वो देने लगे हैं उसके ऊपर। तो वो अंडे पूरे मारती है। और उसमें जो एमावेक्टिन डालते हैं सर, तो वो बारीक जो इल्लियां आ जाती हैं उनको कंट्रोल, एमावेक्टिन भी 100 ग्राम प्रति एकड़ मिला रहे हैं। और लगभग 100 के ml के आसपास कोराजिन डाल रहे हैं। और अगर इसके अलावा भी जिसकी कंट्रोल नहीं हो रही, ऐसा फिड करके एक पाउडर है उस पे जाता है। तो इस टाइप से यहाँ पे इसको कंट्रोल करते हैं सर। जैसा कोराजेन का जो डोज आप 100 ml का बता रहे हो, तो यह डोज शुरुआती दौर में, मान लो आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, कितना डोज था? सर पहले 60 ml था सर। और यह इमामेक्टिन का जो डोज 100 ग्राम तक गया है, वह डोज? ये भी सर लगभग पहले 50 ग्राम यूज करते थे, अभी 100 ग्राम पे पहुंच गया सर। ओके। और ये नहीं डाला सर तो पूरी फसल 90% खत्म कर देती है। ओके। मतलब ऐसा जैसे फौज की तरीके से अगर 2 दिन भी किसान चूक गया तो वो फसल खत्म हो जाती है, इतना तगड़ा वो रहता है इसका। और यह जो इंसेक्ट का या इल्ली का जो अटैक है, वह सिर्फ मूंग को ही तकलीफ देती है या और भी फसलों को तकलीफ देती है? और क्रॉप में से नहीं देती, और क्रॉपों में ये वाली जो इल्ली है वो आती नहीं है, कुछ रूप में चने में आती है ये। तो चने के समय ये इसका जो है एक दूसरा रूप है जो तम्बाकू की इल्ली, और वो है, वो दो आती हैं सर इसमें। और ये वाली जो इल्ली है वो सिर्फ ये मूंग में ही आती है। और इसके सर अभी फेरोमोन ट्रैप में जो लीवर्स हैं, लीवर्स नहीं मिल पा रहे हैं इसके अभी। अभी हमने काफी पता किया तो इसके लीवर्स में भी मिलने में प्रॉब्लम जा रही है। नहीं, लेकिन अभी इसका हमने देखा सर कि अगर नीम का स्प्रे अच्छा हो रहा है, नीम के तेल का, जो अपन ने वहां से जो किट लाई थी उसका असर काफी है। लेकिन लंबे दिन तक नहीं है सर, जैसे आज अगर हम डालते हैं तो उसका हमने देखा है 3 से 4 दिन उसका असर बहुत अच्छा मिल रहा है, 4 दिन बाद फिर हमको रिपीट करने पड़ रही है। ओके। नहीं, अभी एक तो जो चीज है कि मान लो जैसा पटेल साहब के यहाँ पे या अन्य और भी कोई होंगे जो 50 एकड़ 100 एकड़ की खेती कर रहे हैं, तो उनके इन प्लॉट में कोराजन से भी रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? सर कोराजिन के रिजल्ट मतलब सिर्फ अंडे मारने में अगर जो लोग यूज कर रहे हैं वो उसके रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन उसके पहले जो डोजेस थे वो जो 50 ml था, 60 ml था, वो अब 100 और 120 ml पे जा रहा है। डोजेज उसका निरंतर बढ़ रहा है सर उसका। ओके। अ, दादू है यहाँ पे, जो चर्चा हुई उस बारे में कमेंट करेंगे दादू आप? मैं फोन लगाता हूँ, या तुलीराम जी तुलाराम जी? आए क्या, तुलीराम जी? हाँ, दिख तो रहे यहाँ पे, लेकिन आवाज नहीं। ठीक है। हाँ उनकी नहीं है। ठीक है, जब भी वो लोग आएंगे हम लोग उनको सुनेंगे। एक्चुअली मेरा एक
एक चीज सदन को या सभी को यही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जो प्रैक्टिसेस है, देखिए एक बात क्या होती है कि जब हम कोई भी क्रॉप लेवे तो मुख्यतः मुझे ऐसा लगता है कि गलतियां कहीं ना कहीं हम लोगों से होती है, तो वह गलतियां हमें ढूंढना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जब यह चीज आती है कि हमारा 50 एकड़ खेती है, हमारा 100 एकड़ खेती है, और जैसा एक रामकृष्ण रघुवंशी जी ने जो एक विषय छेड़ा था कि अच्छी तरह से अगर जो दशपर्णी होता है वह अगर बन जावे जी सर। तो कंट्रोल अच्छे से मिलता है। लेकिन 100 एकड़ के लिए या 50 एकड़ के लिए करना वह बहुत कठिन है, ये तो मैं भी मानता हूँ। पर देखिए, अगर हम लोग उतना एरिया कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हमें यह चीज भी सोचना चाहिए कि हमने फसल 50 एकड़ या 100 एकड़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और एक एक चीज जो देखी गई है कि देखिए, जैसा मेरा ये कहना है कि अगर जो पेस्टिसाइड के डोसेस है वे अगर निरंतर बढ़ाकर अगर कंट्रोल हो रहा है तो आने वाला समय, जैसा हम कहते हैं कि बहुत बड़ी समस्या को सभी लोगों को सामने जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर इमामेक्टिन का डोज 100 ग्राम तक अगर गया है पर एकड़, या इवन कोराजन का 100 ml का डोज अगर हो चुका है, तो यह चीजें कहीं ना कहीं, यानी पर्यावरण के हेतु बहुत ही घातक है, ऐसा मेरा मानना है। और इसका रीजन कि यह डोसेस जो रेगुलर बढ़ रहे हैं, वह डोसेस बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण आज जो जो कुछ भी दिख रहा है कि हम लोगों ने जो नेचुरल प्रैक्टिसेस है वो टोटली बंद कर चुके हैं, या उसका उपयोग बहुत कम प्रमाण में हो रहा है। यानी जैसा हम लोग कहते थे कि गौ माता के माध्यम से जो हमें खाद मिलता है, प्राकृतिक खाद, उसका उपयोग होना जरूरी है। और इसी वजह से हर किसान भाई के खेतों में जैसा पशुधन या गौ माता होना और उसके माध्यम से ऑर्गेनिक मैटर की लेवल बढ़ना, ये बहुत जरूरी है। और जैसा हम लोग कहते हैं कि मान लो हम बीमार होते हैं, और बीमारी में अगर हम खाना अगर अच्छी तरह से ना खावे तो उन दवाइयों का असर भी नहीं दिखता है। वही कंडीशन यहाँ खेतों में हमें देखने को मिलती है। और एक चीज कि किसी भी समय को किसी भी चीज को समय लगेगा, लेकिन एक जो विषय परसों के दिन चर्चा में आया कि नहीं, हमें तो फटाफट रिजल्ट चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह चीज नहीं होगी। यानी अगर मान लो जैसा आज की दौर में अगर मैं एग्जांपल दूं कि कैंसर जैसी बीमारी होवे या ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी होवे, और अगर उसमें हम कहें कि नहीं, हमें कैंसर भी 1 महीना में या 2 महीना में ठीक कर कर चाहिए, तो यह सिस्टम आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। और मानो या ना मानो, लेकिन कितना भी केमिकल डाल दोगे तो भी आने वाले समय में यह कंट्रोल होना इस प्रैक्टिस से डिफिकल्ट होते जाएगा। और एक चीज और भी एक समझना जरूरी है कि मान लो हमने इनसे कंट्रोल करने के लिए डोसेस बढ़ा दिए, तो उस केस में पेस्टिसाइड रेसिड्यू का क्या? क्योंकि जैसा इसी मूंग के विषय में हम लोगों ने एक चर्चा की थी कि आज मेरी मूंग की फसल मुझे हार्वेस्ट जल्द से जल्द करना है, तो इस हार्वेस्ट करते समय भी मैं वीडीसाइड का उपयोग करने लग गया हूँ।
तो आज किसान भाई अगर हार्वेस्टिंग के लिए भी अगर वीडीसाइड या वो पौधे को सुखाने के लिए अगर वीडीसाइड का उपयोग करे, तो यह हमें सोचना चाहिए कि यह कितना सही है, या आने वाले हमारी जो पीढ़ियां है, क्योंकि मूंग का जो फसल है, जो मूंग दाल होती है या मूंग होता है अक्खा मूंग, वह स्प्राउट करके खाने की आदत बहुत बड़े पैमाने पे है। और अगर वीडीसाइड का छिड़काव होने के तुरंत बाद यह अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो आने वाला समय भी यह ह्यूमन हेल्थ के हिसाब से बड़ी दिक्कत वाला है। और एक चीज जो मुझे पर्टिकुलरली लगती है कि मान लो हम पहले धान की फसल लेते हैं, बाद में गेहूं की फसल लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग मूंग की फसल ले रहे, तो यह जो कंटिन्यूअस जो फसल लेने का जो पैटर्न हुआ है, उसे कहीं ना कहीं ब्रेक देना जरूरी है। क्योंकि अगर कंटिन्यूअसली अगर हम लोग खेती में मिट्टी को फसल उगाने में ही लगाएंगे, उसको रेस्ट नहीं देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आप डोज भी बढ़ा लोगे तो भी जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है आज वह इल्ली का प्रॉब्लम है, लेकिन आने वाले समय में विल्टिंग का प्रॉब्लम इतना भयंकर होगा कि वह प्रॉब्लम सॉल्व करना फिर मुश्किल ही नहीं, वो नामुमकिन जैसा हो सकता है। क्योंकि मैं इसका एक एग्जांपल आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ। यहाँ महाराष्ट्र में हम लोगों ने, जैसा स्पेसिफिकली कोल्हापुर रीजन में जो गन्ने की खेती होती है, जहाँ पे गन्ना 60 से 80 टन प्रति एकड़ अच्छी तरह से उपज आती थी, आज वही 60 से 80 टन जो उपज है वह 20 टन पे आ चुकी है। तो इन सभी चीजों का एनालिसिस होना भी जरूरी है कि जहाँ पे 60 टन फसल आती थी, 80 टन फसल आती थी, वह जो फसल है वह फसल 20 टन पे या 25 टन पे क्यों आई है। या इवन सिर्फ कोल्हापुर का ही एग्जाम्पल नहीं है महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र का जो एवरेज है, एवरेज जो जहाँ पे 40 से 50 टन से ऊपर आसानी से गन्ने की फसल होती थी, अप्रोक्सीमेटली 50 टन होती थी, तो वही फसल आज 30 से 32 टन पर आ चुकी है। तो यह जो सब चीजें हैं, मेरा ये मानना है कि इन सभी का उस पर विचार विमर्श होना जरूरी है। और अगर अगर फसल को कंटिन्यूअसली लिया जाए और उसमें भी जैसा फ्लड इरिगेशन के माध्यम से जितना पानी जाएगा, यानी पर एकड़ के अगर डोसेस हम लोग देखें, तो ये सारे जो डोसेस है, यानी आज गन्ने के खेती का जो एक विशिष्ट कैलकुलेशन है, 1 एकड़ में एक बारी में 3.5 से 4 लाख लीटर पानी जाता है, और गन्ने के खेती से ज्यादा पानी धान की खेती में जाता है। और कहीं का भी पानी आप आज की डेट में टेस्ट करवा लो, पानी में सॉल्ट का लेवल, जिसको हम टीडीएस के माध्यम से चेक करते हैं, टीडीएस हर जगह पे बढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर कोई विशिष्ट जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां का टीडीएस डेफिनेटली कम होगा, लेकिन आज बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे टीडीएस 800 से 1000 पीपीएम के बीच में गया है। लेकिन जो चीज मैंने इससे पहले भी कही है कि जहाँ पे मैं खुद 9 साल जिस एरिया में गन्ना, अंगूर और अनार के खेतों में हम लोग काम करते थे, तो वहाँ का टीडीएस 2500 प्लस हो चुका है। यानी आप सोचिए कि आज हम लोग हमारे कंजम्पशन के लिए फिल्टर करके पानी पी लेते हैं, 100 टीडीएस से कम टीडीएस होता है, और वहीं पे अगर टीडीएस अगर 2500 तक चला जाए या 1000 से ऊपर एवरेज आने लग गया है,
तो उसका मतलब होता है कि 1 लीटर पानी में अगर 1000 टीडीएस है तो 1 ग्राम नमक हो जाता है। और जैसा गन्ने में अगर 3.5-4 लाख लीटर पानी जाता है तो उससे 1.5 गुना ज्यादा पानी या 2 गुना ज्यादा पानी धान की खेती में जाता है। तो जितना पानी ज्यादा जाएगा उतना सॉल्ट का लेवल बढ़ता जाएगा, और उस वजह से भी, यानी सॉल्ट का लेवल जब बढ़ते जाता है तो मिट्टी की जो अपनी विशिष्ट ताकत होती है वो ताकत कम होते जाती है। और इसमें फिर हम लोग अगर पेस्टिसाइड के जो डोसेस है वो डोसेस भी अगर, यानी देखिए जैसा मैंने यह जो चीज कही है कि हम लोग इमामेक्टिन का डोज 25 ग्राम का यूज करते हैं एक छिड़काव में। ऐसे हम लोग 3 छिड़काव करते हैं, मैक्सिमम हमारा 75 ग्राम इमामेक्टिन टोटल सीजन में जाता है। मैं जैसा ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि सोयाबीन के फसल की, लेकिन आज हमारे साथ में ही कुछ कुछ किसान भाई है जिनका डोज 50 ग्राम एक छिड़काव में होता है और 3 छिड़काव में 150 ग्राम तक जाता है। तो यह जो डोसेस का भी विषय है कि अगर आज मूंग की फसल में अगर इमामेक्टिन एक छिड़काव में 100 ग्राम तक जाएगा और कोरेजन अगर 100 ml तक चला गया है, तो आने वाले समय में इनके कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस बारे में भी सोचना जरूरी है। मैं ये चीज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसा व्हाइट ग्रब, जैसा हम लोग उसे हुमड़ी कहते हैं, जो गन्ने की या किसी भी फसल की जड़ खा लेती है, आज यह परिस्थिति है कि वह इल्ली किसी भी पेस्टिसाइड से कंट्रोल नहीं होती, भले उसका आप डोज बढ़ा दो। और उसी वजह से जो गन्ने का जैसा 60 से 80 टन जो उपज आती थी, वह कुछ कुछ प्लॉट में 20 टन 25 टन तक आ चुकी है। और इन सभी में जो पर्याप्त पर्याय की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमें प्राकृतिक जो अलग अलग विधियां है, अलग अलग जो दवाई है और कल्चरल मैनेजमेंट, इसका भी सपोर्ट इस सब सिस्टम में देना जरूरी है। तो इन इन सभी विषयों पर, और जैसा अब एक चीज हम लोग देखिए कि कहीं ना कहीं हमें कंपेरेटिव एनालिसिस करना जरूरी होता है, इवैल्यूएशन करना जरूरी होता है। तो मेरा ये मानना है कि जैसा आज अगर मैं खुद कहूँ कि इन जो कुछ भी प्रोडक्ट्स है या और भी कंपनी कहेगी कि ये प्रोडक्ट्स के रिजल्ट अच्छे हैं, पर मेरा आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट रहेगा इससे आगे भी कि जब भी आप किसी नए टेक्नोलॉजी को अपनाओगे, तो मान लो अगर आपके पास में 10 एकड़ खेती है तो आपको पहले 1 एकड़ खेती में ही उसका ट्रायल करके आपका खुद का सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जो नया जो भी तकनीक है वह तकनीक मुझे उतना सेटिस्फाइड नहीं लग रहा है, तो यह हर किसी की अपनी अपनी सोच है। और जैसा मैंने कहा है कि इन सभी चीजों में हमें समय लगना ही है, क्योंकि मिट्टी अगर खराब हो चुकी है, बाकी भी जो क्लाइमेट चेंज के जो प्रॉब्लम्स है, जैसा हमने देखा होगा कि उस दिन पवन सर ने एक अपने ग्रुप पर हीट वेव्स रिलेटेड एक पोस्ट डाली थी। तो ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसका भी एक असर होता है, उस वजह से भी पर्टिकुलर जो पेस्ट है वो कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन इसका जो पर्याप्त पर्याय है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्राकृतिक जो चीजें हैं उनका उपयोग धीरे धीरे बढ़ाकर हमें केमिकल को धीरे धीरे ही कम करना है। और अगर आज 100 ग्राम इमामेक्टिन लग गया, 100 ग्राम कोराजन लग गया,
तो आने वाले समय में यह डोज अगर बढ़ेगा तो फिर वह खेती का इकोनॉमिक्स भी किस कंडीशन में जा सकता है, यह हम सभी लोगों को उस बारे में भी विचार करना है। और सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं, जैसे आज पेस्टिसाइड के डोसेस अगर आप पिछले 30 साल का 1990 से लेकर 2020 का अगर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का डाटा अगर देखें तो पेस्टिसाइड की जो मात्रा थी 30 साल पहले और आज में बहुत फर्क हुआ है। बहुत बड़े पैमाने पे यह पेस्टिसाइड का यूजेस बढ़ा है, फर्टिलाइजर का यूजेस बढ़ा है। तो यह चीजें भी इकोनॉमिक्स के लिए हमें, और मेरा ये मानना है कि हमें इन सब चीजों का एनालिसिस करना जरूरी है। कि जैसा कल ही एक मीटिंग में चर्चा हो रही थी कि 20 साल पहले हमारी जो फसलें थी हमें कितना खर्चा होता था, आज की कंडीशन में उसी फसल का हमारा खर्चा कितना है। जैसा मैं ये मानता हूँ कि आज मूंग की खेती चालू होके 7-8 साल हुए हैं, तो 8 साल पहले मूंग की फसल में 1 एकड़ का खर्चा कितना आता था, सिर्फ दवाइयों का या जो खाद हम लोग यूज करते थे उसका, और आज की क्या कंडीशन है। दूसरी बात, जो हमारी मिट्टी है उस मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन जो हम एक टेस्ट करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर यानी मिट्टी जो है उसका क्वालिटी पिछले 20 साल 25 साल पहले का और आज के क्वालिटी में का जो डिफरेंस है वो। और तीसरी चीज कि जो ह्यूमन हेल्थ के इश्यूज है, आज के 30 साल पहले हमारे फैमिली में, स्पेसिफिकली मैं हमारे फैमिलीज की बात करता हूँ क्योंकि कल विषय वही एक आया था कि 30 साल पहले हमारे फैमिली में कौन कौन सी बीमारियां होती थी और आज मेडिकल की क्या कंडीशन है। मेडिकल कंडीशंस जो भी है कि कितनी तरह से अलग अलग तरह की बीमारियों को हमें आज फेस करना होता है। तो इन सभी चीजों का अगर विचार विमर्श किया जाए तो कहीं ना कहीं हमें एग्रीकल्चर के बारे में उसका पिछले 20-25 सालों का एनालिसिस करना भी जरूरी है, ये मेरा मानना है। शरद भाई आपका हैंड रेस है, हम लोग पहले आपके जी जी। सर 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 इसमें जो एक्चुअल में मूंग की जो इल्ली है, जैसे हमें सर मक्के में जो रिजल्ट मिले थे, पूरी उसमें ग्रीन कलर की और थोड़ा सा ब्लू कलर की वैसी हो जाती। जब बबेरिया और मेटाराइजियम इस बार हमने पतंजलि का प्रोम लिया था सर, तो उसमें काफी मिला के हमने डाला। लेकिन हमने प्रैक्टिकल में देखा कि नीम के तेल से तो कंट्रोल होती है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी ऐसी फंगस नहीं लगी उस इल्ली के ऊपर जो कि हर उसमें लग जाती। जैसे हम लोग धान में मेटाराइजम और अपना ये डाला बबेरिया, तो उसमें हमने देखा कि मच्छर, जितने भी टाइप के मच्छर चूसक थे, उनके ऊपर हल्के हल्के से जैसे भूरे कलर के धब्बे आ गए थे और ऐसा लगा था कि उनमें कोई फंगस लग गई और अनएक्टिव टाइप के वो हो गए थे, कि उनमें कोई जान नहीं, बस ऐसा उनको हाथ से आप अगर धकाते हो तो धकते हैं, वो कीड़े धीरे धीरे मरते हैं उसमें। पर इस बार हमने मूंग में बहुत बारीकी से बात किया। जब अपन लोग मेटाराइजम और हम लोगों ने जो हमारा प्रोम है, प्रोम में बहुत अच्छे से हमने लगवाया उसको। और जब हमने उसको डलवाया, हर 3-4 दिन में डलवाया सर, 3 स्प्रे करवाया, उसके 2-3 बार डलवाया। पर वो इल्लियों के ऊपर जो हमें मतलब उसके जो दिखने चाहिए, जो नीली हो जाना चाहिए या वो काली हो जाना चाहिए, तो वो इल्लियों में वो वाला असर नहीं दिख रहा है सर। वो चीज है उसमें। एक्चुअली शरद भैया देखिए, एक चीज आपने जैसा जो कहा है कि धान के समय हमें वह इल्लियों पर फंगल इन्फेक्शन दिखता है, तो उसका बेसिक रीजन ये है कि जितने भी फंगल कल्चर्स है उन्हें जब तक 60% प्लस ह्यूमिडिटी नहीं जाती है तब तक फंगल कल्चर का ग्रोथ नहीं आता है। यानी आपने बहुत बार मेरे माध्यम से सुना होगा कि ट्राइकोडर्मा अगर हम पेट्री प्लेट में
जून या जुलाई महीना में जब बारिश होती है तब की ट्राइकोडर्मा की ग्रोथ जो प्लेट में आती है, वह ग्रोथ फरवरी के बाद में यानी मार्च महीना, अप्रैल और मई महीना, ये 3 महीना में उसी उसी कल्चर का ग्रोथ प्लेट में नहीं दिखता है। उसका बेसिक रीजन ये है कि टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एवं जो हवा होती है, जैसा आपने कहा कि वहां पे जैसा पवन सर ने जो एक हीट वेव्स का एक एग्जांपल या वो पोस्ट की थी, तो बहुत ज्यादा जी गर्मी, बहुत ज्यादा गर्म हवाएं, ये सारी चीजें प्राकृतिक माध्यम से उस फंगल कल्चर का ग्रोथ इंसेक्ट पर नहीं दिखेगा। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखिए, अगर हमें, जैसा हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को शाम को 5 या 6 बजे के बाद छिड़काव क्यों करना चाहिए या सुबह 9 बजे से पहले, उसका बेसिक रीजन ये होता है कि यह जो इल्लिया है, यह शाम के समय यानी जब धूप ना होवे, जब ठंडक होवे, तभी पौधे के ऊपर आती है। और जब वह पौधे के ऊपर आएगी तभी छिड़काव करने के बाद उनके ऊपर दवाई गिरने वाली है। और उसी वजह से यह जो कंसेप्ट आया है कि छिड़काव शाम के समय या सुबह में, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप रहेगी तो इल्ली भी अपने जो पौधा है, पौधे का जो जड़ें होती है यानी मिट्टी होती है, मिट्टी में जाके वह विश्राम करती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा हवाएं है, गर्म हवाएं है, तो उस कंडीशन में कोई भी फंगल कल्चर, कोई भी जो बैक्टीरियल कल्चर होवे या फंगल कल्चर होवे, उनका ग्रोथ आपको इंसेक्ट के बॉडी पे नहीं दिखेगा। और एक चीज मैं आपको, जैसा मेरा एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं पीएचडी के दरम्यान एक विशिष्ट फंगल कल्चर पे जो ट्राइकोडर्मा जैसा या मेटाराइजियम जैसा ही फंगस होता था दिखने में, तो वह जो फंगस है स्पेसिफिकली अप्रैल और मई महीना में, इवन अगर मैं उस कल्चर की जो प्लेट है, वह जो इंक्यूबेटर होते हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर भी आर्टिफिशियली मेंटेन किया जाता है, ह्यूमिडिटी भी आर्टिफिशियली मेंटेन की जाती है, तभी भी वह ग्रो नहीं होता था, वह प्लेट अच्छे से नहीं बनती थी। अब इन सभी चीजों में एक ही इसमें सामने चीज आती है कि जो पर्यावरण है, जिस तरह से बारिश होने के बाद जो मौसम बनता है हर जगह पे, उस तरह का मौसम आपको समर में, दुबकाले में आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। और एक चीज, मान लो फसल की डेवलपमेंट बारिश के पानी से होना और फसल की डेवलपमेंट हमारे जो उपलब्ध पानी के सोर्सेस है, फिर वो कुआं हुए या ट्यूबवेल हुए, हम कितना भी पानी कुएं का दे दी या हम कितना भी ट्यूबवेल का पानी दे दो, उसकी क्वालिटी और जो नेचुरल बारिश का पानी आता है, उस पानी के वजह से जो फसल अच्छी बनती है, वो फसल हमारे ट्यूबवेल या बोरवेल के पानी से नहीं बन सकती। तो ये सारे अपने अपने प्राकृतिक अलग अलग रिजल्ट हमें मिलने का कारण है। और मैं तो यहाँ पे एक्चुअली यही यही एक चीज कहना चाहूँगा कि हमें ये सारे जो प्रैक्टिसेस है कि सबसे इम्पोर्टेंट पेस्टिसाइड ऐसा कि जो अच्छे से अच्छा कंट्रोल देवे, उन प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करते हुए उसके साथ में जैसा उस दिन राकेश गौर साहब ने भी कहा कि उनका एक पर्टिकुलर कोई इंसेक्टिसाइड है, उसका रिजल्ट उन्हें अच्छा मिला है। तो जो पेस्टिसाइड है जो अच्छी तरह से रिजल्ट दे रहा है, उसका भी इंसर्शन इसमें यानी इन जो छिड़काव होता है उसमें छिड़काव करते समय ऐड करना जरूरी है। और लेकिन मैं यही कहूंगा कि डोसेस बढ़ा के अगर कंट्रोल मिल रहा है तो उस बारे में सोचना भी हमें जरूरी है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इसी विषय पे, जैसा अभी दादू होंगे
तुलाराम जी होंगे या पटेल साहब है, हम लोग सभी के कमेंट लेंगे और उसके आगे फिर चर्चा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। जियो। जी सर, बहुत अच्छा। अब मैं आदरणीय पवन सर जी को बुलाता हूँ। पवन सर, हम जी धन्यवाद शरद जी। बहुत सुंदर आपकी चर्चा हो रही है, और ये जो श्रृंखला है हमारी जीवों को समझने की, मुझे लगता है कि बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि मैं अभी एक चिंतन ये कर रहा था कि जो इल्ली है, इल्ली का तो नियंत्रण जो है वो किसान चाह रहा है नियंत्रण करना। उसके लिए वो अपनी डोज 50 से 100 ml तक बढ़ जा रही है उसकी। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि इसका प्राकृतिक क्या कोई उपचार हो सकता है, तो ऐसा हमें आसानी से उसके रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि अगर हम एक सरकार ना क्या करती है, एक निविदा निकालती है जब उसको कोई समस्या होती है। वो निविदा निकालती है कि ये समस्या है या ये चीज आपको करनी है, इसके लिए आप अपने अपने टेंडर में आप अपना कोट करिए, अपना कार्य के बारे में बताइए। मैं तो ऐसे व्यंग के रूप में ये सोच रहा था कि हम प्रकृति से निविदा निकालने के लिए कहें कि निकालें कि कौन सा जीव, चाहे वो जीवाणु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे कोई और हो, वो अपने सुझाव दे, अपना अप्लाई करे। तो अब ये तो संभव नहीं है, ये तो खाली सपने हैं जिसको कि मैं सोच रहा हूँ। और लेकिन एक दूसरी तरीके से यह भी समझना ज़रूरी है कि अगर हमारा अभी जो 100 ml है, कल वो 200 ml भी अगर हो गया, तो क्या हम उसका नियंत्रण केमिकल तरीके से कर पाएंगे? और बिल्कुल आंसर स्पष्ट है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने हमने बहुत कोशिश कर ली है, पूरी दुनिया ने कोशिश कर ली कि हम मच्छर को कंट्रोल कर लें, लेकिन मच्छर को आप कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। पहले डीडीटी डाली, फिर बाकी चीज़ें डाली, कई और तरीके डाले, लेकिन हर बार उनकी संख्या बढ़ते ही जाती है और हम किसी को पूर्ण रूप से नियंत्रण तो कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल ये स्पष्ट चीज समझ में आ गई है, और ये स्पष्टता को लेते हुए तो अब इसके जो विकल्प हैं, प्राकृतिक रूप से जो विकल्प हैं और जो बाकी विकल्प हैं, उसके कॉम्बिनेशन से ही शायद काम चलने वाला है शुरुआत में। और जब तक के अगर आइडियल स्टेज तो यह है कि सब कुछ प्राकृतिक रूप से ही नियंत्रण हो, लेकिन जब तक के ऐसा नहीं होता है तब तक के इन चीज़ों को हमें करना है। और जो रेजिड्यू की बात डॉक्टर चौहान ने कही है, बिल्कुल वो रेजिड्यू भी धीरे धीरे मिट्टी में बढ़ती जा रही है, वो रेजिड्यू धीरे धीरे पानी में जा रही है, वो धीरे धीरे हमारे खाने में आ रही है, और अनजाने रूप से आ रही है, ऐसे ऐसे माध्यम से आ रही है जिसके बारे में हम अभी पूर्ण रूप से हमें जानकारी भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमें चिंतन मनन करने के बाद ही, और जो मैंने कुछ दिन पहले चर्चा की थी कि ये मुद्दों को हमें परिवार के रूप में सबसे पहले मुझे लगता है कि उस पर जरूर चिंतन करना चाहिए। उसके बाद में सामूहिक रूप से एक समझ बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर समझ केवल एक व्यक्ति की एक परिवार में रहती है तो कई बार वो अकेला पड़ जाता है और उसको अपने बाकी लोगों का साथ नहीं मिलता है, और घर में भी वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, घर के लोग भी रेजिस्ट करने लगते हैं, आपको दूसरी दृष्टि से देखते हैं, और फिर आप अपने कार्यों में भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी जब परिस्थिति होती है तो हमें छोटी शुरुआत से हमें आगे बढ़ते हुए काम करने की ज़रूरत है। जो अभी तक के चर्चाएं हो रही हैं उसको हमें मनन करते हुए उसकी समझ, विशेष रूप से जो हमारे बच्चे हैं, अगली पीढ़ी है, वहाँ तक के ये समझ करने की ज़रूरत है। और मैं कुछ और चीज़ भी अभी मेरे मन में आ रही थी जब मैं सारी वार्ता को सुन रहा था। तो प्रकृति के बारे में मैंने बता दिया, जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, ये जो केमिकल हमें मिलने चाहिए थे वो केमिकल नहीं मिल पा रहे हैं, या जो प्राकृतिक रूप से जो केमिकल मिलना चाहिए था उसके उसकी खोज अभी जारी है।
उसकी खोज जारी रखनी है और प्राकृतिक रूप से जो भी हमारी पद्धति हो सकती है उस पद्धति के आधार पर ही। हाँ, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे समझ में आई है, डॉक्टर चौहान ने भी जो कहा कि, या आपने जो कहा था, वो ये था कि हमें इसका फेरोमोन ट्रैप नहीं मिल पा रहा है, इसका फेरोमोन ल्योर नहीं बन पा रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो फेरोमोन के जो बनाते हैं उनके साथ बातचीत करें और संभवतः उनको, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो कंपनी है अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको बुला करके उनसे ये प्रश्न किया जाए कि ये फेरोमोन ट्रैप्स मूंग के ऊपर जो इल्ली का कंट्रोल करने का फेरोमोन ट्रैप है उसको करने के लिए कौन सा केमिकल का वो उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि केमिकल का तो उपयोग करेंगे लेकिन सीमित दायरे में करेंगे, कम से कम स्प्रे नहीं करेंगे, और उसके आधार पर ये शायद कुछ कंट्रोल हो सके। इसके अलावा मुझे लगता है कि ये प्रश्न कि इसके ऊपर कौन से पैरासाइट्स हो सकते हैं जो इसको कर लेते हैं, जो ट्राइकोकार्ड टाइप के कुछ पैरासाइट्स अगर डेवलप हो सके तो ये शोध वाला विषय है। ये शोध वाले विषय को अगर हम के या अन्य वैज्ञानिक के रूप में हम इसको करते हैं। और मेरी डॉक्टर चौहान से ये भी रिक्वेस्ट होगी कि ये जो इल्ली है जिसका ज़्यादा हमारी चिंतन हो रहा है, इसके बारे में हम भगवान से तो ईवाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने बाकी फोरम में इस तरह की समस्याओं को, इस तरह की जो समस्या है जिसमें ज़्यादा परेशानी है, इसका एक सटीक रूप से एक ईवाई का डॉक्यूमेंट ही बना करके इसको पोस्ट तो कर ही दें, उसको पोस्ट करके लोगों से कहें कि इसका समाधान ढूंढने की हमें ज़रूरत है, जो समाधान प्राकृतिक हो, इंटीग्रेटेड हो, आईपीएम टेक्निक्स पर आधारित हो, और धीरे धीरे उस पर जो विकास हो वो प्राकृतिक तरीके से ही विकास हो। तो इसका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हुए, इसका एक निकालते हुए अलग अलग फोरम में लिखा जा सकता है, और इसको योगाहार के माध्यम से भी, अन्य माध्यम से भी इसको किया जा सकता है कि हम इसमें लोगों से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके पर प्रश्न करें या उनसे अपनी निविदाएं मांगे। निविदा मतलब कि उनसे सुझाव मांगे, और वो जो सुझाव हो रहा है उसमें हमारे किसान उनके साथ सहयोगी के रूप में जो भी सुझाव आते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं, अगर आती हैं कुछ, तो अपने एक छोटे से खेत में उसका ट्रायल भी करें। तो तब जा कर के ये ट्रायल और एरर से इस समस्या का कुछ समाधान की तरफ हम बढ़ सकते हैं। समाधान आसानी से नहीं आएगा, क्योंकि हाँ, ये बात भी एक चीज़ बहुत स्पष्ट समझ में आ रही है कि जब हम माइक्रोब्स की ज़िंदगी के बारे में बातचीत करते हैं, मैं एक मीटिंग में था परसों ही, तो उसमें ये चिंतन हो रहा था, उसमें ये चर्चा हो रही थी कि हमारे जो शरीर का जो मल है और जब उसको निकलता है तो उसका आगे क्या होता है, उस पर आगे क्या होता है। तो बड़े अच्छे वैज्ञानिक और इस चीज़ पर बातचीत कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा इसका डिग्रेडेशन होगा, इसका उस पर एक्ट करेंगे, बैक्टीरिया एक्ट करेंगे, और कई सारे बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, एक ही नहीं है, कई सारे उसको ब्रेक डाउन करेंगे, उसको तोड़ेंगे, उसके इकोलाई को खाएंगे और बाकी चीज़ों को खाएंगे और बाकी जो चीज़ है, और उसको कन्वर्ट करेंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जो कि हार्मलेस रहे, मोरलेस हार्मलेस रहे, कम से कम मानव जाति के लिए। तो और इसमें कई तरह के, जब उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया इसमें काम करेंगे, शायद यही प्रक्रिया हमारे बाकी चीज़ों को भी, न्यूट्रिशन के उसमें भी और बाकी डिग्रेडेशन में भी काम आती होगी। इसमें डॉक्टर चौहान से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि उस पर वो अपनी टिप्पणी देंगे। हाँ, तो मैंने ये कहा कि हमारा जो एक सेप्टिक टैंक होता है जिसमें हमारे बैक्टीरिया, जिसमें हमारा ये घर का वेस्ट, टॉयलेट का वेस्ट जा रहा है, तो उसमें अगर हम ये बैक्टीरिया का कल्चर बना करके छोड़ देते हैं, उदाहरण के लिए खाली मैंने एक सुझाव दिया था, तो क्या ये संभव है? क्या ऐसा है कि ये बैक्टीरिया की संख्या वहाँ पर मिल जाए? और एक सुझाव मैंने दिया था, तो उस पर एक हमारे बड़े वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सूरत के, उनकी उम्र 75 साल होगी, बहुत साल उन्होंने काम किया है। उन्होंने मेरी बात को कहा, काटा और कहा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो बैक्टीरियल पॉपुलेशंस हैं या माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, उसकी अपनी एक समय अवधि होती है जिसमें वो ट्रिगर होती है। तो कुछ बैक्टीरिया, फंगस जो हैं, वो तो आपको मीडियम मिला उसमें वो तुरंत आते हैं, तो इमिडिएटली उनका प्रभाव हो जाता है, शायद तुरंत 24 घंटे में, 48 घंटे में वो प्रभाव दिखाने लग जाते हैं। लेकिन कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिनका समय, जब ये अपना काम पूरा कर लेते हैं, ये पहली श्रेणी के,
तो उनके 1 हफ्ते बाद आते हैं, 10 दिन बाद आते हैं, 15 दिन बाद आते हैं। उसके बाद जो दूसरे आते हैं वो शायद 30 दिन बाद आएंगे। ये समय रेखा फ्लेक्सिबल है, वो अलग अलग तरीके से रहेगी। तो ये भी समझ में आया कि जो प्रकृति ने काम किया है वो केवल ये नहीं है कि ये बैक्टीरिया है, ये फंगस है, ये माइक्रोब है। वो सबकी अपना अपना जन्म लेने की उसकी अलग अलग समय सीमा है, और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कुछ उनमें से प्रकट होते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियां अगर नहीं होंगी तो वो प्रकट नहीं होंगे। और कुछ ऐसे एक जिसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं कि पहले याली वनस्पति आएगी, फिर दूसरी वनस्पति आएगी। सेम चीज जो है आपके माइक्रोब्स में भी सेम नियम लागू होता है, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है। मुझे ये चीज जो है समझ में आई कि ऐसा करते हुए ये प्रकृति के साथ जब तक हम इसको साथ चल के समझने का प्रयास नहीं करेंगे और ये देखेंगे कि कौन से जीव का कहाँ पर किस स्थिति में क्या स्थान है, क्या महत्व है, क्या भूमिका है, तब तक ये कंट्रोल वाली बात तो हम भूल ही जाएं। बिल्कुल ही कंट्रोल वाली बात, ये शब्द ही दूसरे तरीके का है कि हम किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम अपने दूसरे की बात तो छोड़ें और प्रकृति की बात तो बिल्कुल ही छोड़ दें। ये कंट्रोल वाला जो शब्द है ये हमारी प्राकृतिक खेती के उसमें बिल्कुल भी जचता नहीं है। हम कुछ समय के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से कंट्रोल करना बिल्कुल संभव नहीं है, असंभव है। तो इन सब चिंतन के बीच में मेरा रिक्वेस्ट है डॉक्टर चौहान से कि एक तो माइक्रोबियल और फंगल और माइक्रोबियल सक्सेशन का जो विषय मुझे पता लगा, उसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है। दूसरा ये जो प्रश्न है कि इन इल्लियों को का एक नोट बनाते हुए, इसके ऊपर एक समस्या प्रश्न नोट बनते हुए इसको हम अलग अलग जगह पर इसका विस्तारीकरण करने का, उसके पूछने का, सुझाव लेने का एक प्रयास करें। कृपया इस पर भी अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा। ये डॉक्टर चौहान। ठीक है सर। एक्चुअली एक चीज जो मैं मेरी तरफ से कुछ विचार यहाँ पे रखना चाहता हूँ, उस पर भी एक विचार विमर्श होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। जैसा हम लोग आज कहते हैं कि दुनिया भर में सबसे अच्छी तरह से जो खेती की तकनीकें हैं वह इज़राइल इस देश में देखने को मिलती है। और मैं वहाँ का एक एग्जांपल आप सभी को देना चाहता हूँ कि जैसा वहाँ पे जितने भी फ्रूट क्रॉप्स लिए जाते हैं, तो उन फ्रूट क्रॉप्स में हर 6 साल के बाद में 1 साल कंप्लीटली पूरा साल उस फ्रूट क्रॉप को रेस्ट दिया जाता है। और यही एक सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ इटारसी के आसपास में जो एक प्रैक्टिस हो चुकी है कि पहले धान की फसल, फिर गेहूं या चने की फसल और उसके बाद में मूंग की फसल, तो इन तीनों फसलों का कंटिन्यूअसली हर साल लेना कितना सही है, इस बारे में सबसे पहले सब लोग सोचना जरूरी है, ये मेरा मानना है। और दूसरा एक जो देखिए, मेरा ये कहना है कि आज के 8 साल पहले मूंग की खेती चालू हुई तो उसमें कौन से पेस्टिसाइड यूज होते थे, और आज की कंडीशन में कौन से पेस्टिसाइड यूज हो रहे, उनके डोसेस बड़े हैं, कम हुए हैं, या जो भी है। यानी एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे अंगूर का भी देना चाहता हूँ कि अंगूर में यहाँ से अंगूर जब एक्सपोर्ट होता है यूरोप के लिए, तो पेस्टिसाइड का रेसिड्यू टेस्ट किया जाता है। और देखो, हर कोई अपना अपना दिमाग कैसे लगाता है कि मैं अगर एक ही तरह का फंगीसाइड अगर 5 बार छिड़काव करूं तो उसका रेसिड्यू आना ही है, लेकिन मैं 5 अलग फंगीसाइड एक एक बार छिड़काव करूं तो उनका रेसिड्यू नहीं आता है। लेकिन आप 5 अलग अलग फंगीसाइड के छिड़काव करोगे तो सबका टोटल अगर करोगे तो वो पेस्टिसाइड का लेवल उतना ही जाता है जितना एक 5 बार छिड़काव होगा। तो इन सभी चीजों पे कि हमें सच में 3 फसलें लेना जरूरी है। उसके बाद हमने
जो 8 साल पहले डोज यूज करी, टोटल कि मेरा 1 एकड़ में इतना ग्राम, जैसा हम लोगों ने सोयाबीन में एक डोसेस निकाला है कि 2010 में हम लोग 900 ग्राम पेस्टिसाइड यूज करते थे, वह 900 ग्राम से हम लोग 60 ग्राम तक आ चुके हैं। तो वह डेटा भी आने वाले शनिवार के दिन अगर मिल सकता है कि इतना पेस्टिसाइड 8 साल पहले मूंग की फसल में होता था और आज की डेट में इतना पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है, इतना खर्चा होता था, इतना खर्चा हुआ है। तो इन सभी चीजों का भी जब पेपर के ऊपर हम लोग लिखाई करेंगे तो हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढने में, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसा राकेश जी ने जो एक चीज कही थी कि इस पर्टिकुलर पेस्टिसाइड का उपयोग प्राकृतिक चीजों के साथ में डालकर रिजल्ट अच्छा मिला है। तो किन चीजों से रिजल्ट मिलेगा वह भी हमें पेपर पर लिखना जरूरी है, लेकिन अगर डोज बढ़ा के रिजल्ट मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर हम तीसरी फसल लेवे या ना लेवे। क्योंकि देखिए, अगर आज हर किसी इंसान को अगर कहा जाए कि आपको बिना रेस्ट करे 10 दिन कंटिन्यूअस काम करना है, तो कुछ लोग 2 दिन 3 दिन तक काम कर पाएंगे, जिनकी हेल्थ अच्छी है वो 3 दिन की जगह 4 दिन कर पाएंगे, लेकिन जिनकी हेल्थ नहीं है वे 1 दिन या 2 दिन के बाद भी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी चीजों का विचार विमर्श होना जरूरी है और अपनी अपनी सोच लेके फिर हम लोग आगे बढ़े कि नहीं, मुझे इसी तरह से आगे बढ़ना है, और जो भी विषय सभी लोगों की चर्चा में से बाहर आएगा उन विषयों को लेके आगे बढ़ना मुझे लगता है जरूरी है। अशोक भाई पटेल का हैंड रेज है, आप ले लेता हूँ। हाँ जी। जी आइए नमस्कार अशोक। ओम। जी नमस्कार ओम। जैसे सर इजराइल का आपने जो बताया, वहाँ का जो सिस्टम है, इजराइल में भी गया था। इजराइल, जॉर्डन और सीरिया, ये 3-4 देशों में मैं घूम के आया हूँ। तो वहाँ जैसे जॉर्डन में तो पूरी रेत ही रेत है और कुछ नहीं है वहाँ। और इजराइल इनको टेक्नोलॉजी देके पॉली हाउस से वहाँ खेती होती है टोटल, क्योंकि वहाँ जमीन में मिट्टी इतनी अच्छी नहीं है, वो रेतीली मिट्टी है। तो पॉली हाउस के द्वारा वो जो खेती करते हैं और उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, मॉलिब्डेनम, जो भी तत्व पौधों को देना चाहिए, वो पूरे के पूरे तत्व ड्रिप के द्वारा दिए जाते हैं। वहाँ वहाँ ड्रिप सिस्टम से है, पूरा सिस्टम है वहाँ। जो अपने यहाँ भी जो ड्रिप आई है वो इजराइल और वहीं से ही आई है पूरी। और अपने यहाँ का जो जेएन इरिगेशन जो कंपनी है, उसका एक बहुत बड़ा वहाँ पे वो है, सिस्टम वहाँ बना हुआ है इसराइल में, और वो उस पर सब काम कर रहे हैं। और वही कंपनी अपने यहाँ भारत में आके भी पूरा ड्रिप का जो सिस्टम अपने यहाँ बनाया हुआ है। तो उनका जो सिस्टम है, जो हमने जो समझा, और वहाँ जो पैदावार जैसे टमाटर की है और दूसरी सब्जियों की, जो अपनी जो पैदावार उससे कहीं अधिक है। वहाँ के टमाटर भी बहुत जोरदार लगे थे, और टमाटर की जो हाइट थी 12-12, 13-13 फुट तक बिल्कुल रस्सियों से बांध के ऊपर तक ले जाते थे। और टोटल उसमें काफी मात्रा में टमाटर मतलब लगे हुए हमने देखे, और भी सब्जियां देखे, भटे देखे, तो भी तो वो जो जो भी दवाई या तत्व सब देते हैं, वो सब ड्रिप के द्वारा ही दिए जाता है। और वहाँ के वैज्ञानिकों ने सब, और अच्छी अच्छी लपक के पैदावार है वहाँ, जो अपने यहाँ की पैदावार से वहाँ ज्यादा पैदावार है। हमने वहाँ सब प्रत्यक्ष वहाँ घूम घूम के अंदर सब सब चीज वहाँ देखी। और यही सिस्टम अपने यहाँ भारत में भी है। वही सिस्टम अधिकतर जगह पे जहाँ जमीन जहाँ जहाँ अच्छी नहीं है, वहाँ भी ये पाली हाउस के द्वारा, जो अच्छी टेक्निक से अगर पाली हाउस में अगर व्यवस्थित रूप से किया जाए, तो वो ये ऐसा अपने यहाँ भारत में भी है। तो वो ड्रिप के द्वारा ही पूरा तत्व देते हैं। अब उसमें कितना रेसिड्यूर रहता है, उसमें कौन सा मतलब उसमें जहरीले तत्व रहते हैं, क्या नहीं रहते हैं, अब उसके बारे में फिर हमको ये ज्यादा जानकारी नहीं। लेकिन फसल जो है वहाँ की बहुत जोरदार हमने देखी पाली हाउस में। ऐसी ऐसी खेती नहीं होती उन्हें, मतलब जो उसमें पाली हाउस ही पाली हाउस है अधिकतर। जी ओम, धन्यवाद।
एक्चुअली आपने जो अभी विषय पॉली हाउस का लिया है, यानी मेरा यही एक कहना है कि पॉली हाउस इसका मतलब क्या है कि हम लोग एसी में बैठे हैं और हमारा जो ओपन कंडीशन है, उस ओपन कंडीशंस की जो बात अभी शरद भैया ने भी शुरुआती दौर में की कि हमें धान के समय इल्लियों में फंगस लगी हुई दिखाई दी, तो उसका रीज़न है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, उसको जो लगता है वही टेम्परेचर बारिश के समय हमें मिल जाता है। लेकिन जैसा जैसा फरवरी मार्च अप्रैल का महीना आएगा, उन सभी कंडीशंस में टेम्परेचर अगर बढ़ जाए, सनलाइट अगर बढ़ जाए, ह्यूमिडिटी अगर कम हो जाए, तो यह चीज़ें दिखाई नहीं देती। और मैंने एक एग्जांपल ये भी दिया था कि मैं कुछ विशिष्ट फंगल कल्चर पे काम करता था, अगर मैं उसको मशीन में सारी कंडीशंस दे दूं, उसके बाद भी अप्रैल और मई महीना में वह डेवलप नहीं होता था, यानी मशीन में अंदर बंद करने के बाद में भी। तो उसका कुछ जो जो भी साइंटिस्ट लोग इस पर काम करते थे, उनका एक यानी जो एक ओपिनियन आया था कि जब भी हम मशीन खोलेंगे, उतना खोलने के बाद में भी जो अंदर हवा अंदर जाती है मशीन के अंदर, उतना भी दिक्कतें लाता है। और एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जैसा आपने अभी कहा कि टोमेटो की फसल बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा टोमेटो लगे, सारी चीजें हुई, लेकिन लेकिन एक चीज हमें ख्याल रखना चाहिए कि जब टोमेटो की फसल बढ़ी है, इसका मतलब फर्टिलाइजर का डोसेस बढ़ा है। यानी मैं सेम एग्जांपल आप सभी को यहाँ पे देना चाहता हूँ। जो मेरे एक किसान भाई है गुजरात में, अपना जो एक विशिष्ट ककड़ी होती है, ककड़ी की फसल लेते हैं, और आज अगर ककड़ी के पौधे का मान लो, अगर कैपेसिटी, एक पौधे का कैपेसिटी 2 किलो का है, 2 किलो ककड़ी पूरे लाइफ टाइम में वो देता है, और अगर उसी में हम लोग फर्टिलाइजर के डोसेस बढ़ाकर अगर वो 2 किलो का 4 किलो करेंगे, तो ये करना भी गलत है, ये मेरा मानना है। अगर हम लोग फसल की पैदावार बढ़ाएंगे और वो फर्टिलाइजर के माध्यम से अगर बढ़ाएंगे, तो मिट्टी बंजर होते जाएगी। और जो मिट्टी आज हम लोग, जैसा मैंने ये कहा है कि जहां 2 किलो आती थी उसको हमने 4 किलो कर लिया। इजराइल में टोमेटो, यानी आज अगर एक देखा जाए तो अपने यहाँ पे यानी महाराष्ट्र में अहमदनगर में मेरे कोई दोस्त है जो टोमेटो की फसल उतनी ही ऊपर यानी 8 फीट 9 फीट तक लेके जाते हैं, विदाउट पॉली हाउस लेके जाते हैं, लेकिन फर्टिगेशन का जो डोज है वो बढ़ा के लेके जाते हैं। तो ज्यादा मात्रा में अगर फर्टिलाइजर दिया जावे तो वह मिट्टी कहीं ना कहीं आने वाले समय में दिक्कत करेगी। और इन सभी चीजों का असर क्या होता है, तो पेस्ट में, यानी पेस्ट यानी क्या, जो इल्ली है उसमें रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाता है। या जैसे आज अंगूर की फसल है, उसमें डाउनी मिल्ड्यू और पाउडर मिल्ड्यू जो बीमारी आती है वो कंट्रोल नहीं होती। अनार है, अनार में एक बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है ज़ैंथोमोनास का, वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। अभी यही चीज 2 महीना पहले मेरे एक किसान भाई जो पूना साइड में रहते हैं, हमारे यहाँ वाशिम आए ट्रेनिंग के लिए। मैंने उनको पूछा, एक एग्जाम्पल के तौर पे पूछा कि आपके पिछले 20 सालों में जो भी आप अंगूर की फसल ले रहे हो, तो उस फसल में छिड़काव कितने बड़े हैं? तो जहां पर 30 छिड़काव होते थे, आज 100 छिड़काव कर रहे हैं। उसी तरह अनार में जहां पे 20 छिड़काव में काम होता था, आज 60 छिड़काव तक हम लोग पहुंचे। बैगन में जहां 4 से 5 छिड़काव होते थे, वहां पे कुछ किसान भाई 50-50 छिड़काव करने लगे। तो फसल ज्यादा लेना, इल्लियों का या बीमारियों का कंट्रोल करना, इसमें फर्टिलाइजर के डोसेस बढ़ाना और पेस्टिसाइड के डोसेस बढ़ाना, यह कितना सही है, इन सभी चीजों पर भी विचार विमर्श होना
मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है। और इसका कम से कम डेटा, और जो मैं पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से इसी सब चीज़ों पर आप सभी से एक विनंती जो कर रहा हूँ कि आप जो कर रहे हो बस उसका डेटा आप लिखिए, और इसका कहीं ना कहीं एक एनालिसिस होके कि हमें फसल ज़्यादा ही लेना है, फर्टिलाइज़र ज़्यादा ही यूज़ करना है, पेस्टिसाइड ज़्यादा ही यूज़ करना है, तो आप उन पर्टिकुलर जो किसान भाई है जो ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, आप उनका फैमिली हिस्ट्री देख लीजिए। और जहाँ पे प्राकृतिक खेती के माध्यम से, जैसा मैं यहाँ पे एक एग्जांपल, हमारे यहाँ पे 2 किसान भाई है, एक जो बीड़ जिला में है, अंबेजोगाई के परड़ी के पास में, और दूसरे किसान भाई अकोला में है। दोनों भी 100% नेचुरल फार्मिंग करते हैं। उनका जो उपज है वह केमिकल फार्मिंग के किसानों से, मैं ऐसा कहता हूँ कि 60% ही आता है। अगर कन्वेंशनल प्रैक्टिस वाला अगर 100 किलो माल लेता है तो वो 60 किलो ही लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यह सारी चीजें भी हम लोगों ने, जो प्रॉब्लम है उसके बारे में एनालिसिस करने के लिए ये डेटा की भी जरूरी है। और मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि मैं प्राकृतिक रूप से अगर मैं 100 किलो की जगह 60 या 70 किलो लूं तो उसमें कोई गलत नहीं है। और अगर कोई किसान भाई 100 ग्राम से या 100 किलो से 125 किलो पे जाएगा, लेकिन ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर यूज करेगा, तो आने वाले 10 साल का जो एनालिसिस रहेगा इन किसानों का, जो 70 किलो लेगा, जो 100 किलो लेगा, जो 125 किलो लेगा, तो 10 साल के बाद में, क्योंकि ये मैं साइंटिफिक पब्लिश रिपोर्ट के बेसिस पे कह रहा हूँ कि 10 साल के बाद में जो प्राकृतिक रूप से जो धीरे धीरे बढ़ते हैं उनका कहीं ना कहीं कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, ये कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्यों कहा जाता है, तो हमने लागत लगाई कितनी, हमें उपज आई कितनी, तो ये कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी। और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं कैलकुलेट करना है, इन टर्म्स ऑफ हमें सॉइल हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ है, रेसिड्यू है, इन टर्म्स में भी इसके कैलकुलेशंस होना जरूरी है। और एक चीज जो मैं हर बार कहता हूँ कि अगर हम लोग 100 साल अच्छे से जी पाते थे, आज 60 साल की उम्र जीना भी दिक्कत हो रहा है। तो ये अपनी अपनी सबकी आने वाले समय में सोच रहेगी कि हमें किस तरह आगे बढ़ना है। जी सर बहुत अच्छा। और मैं अब नारायण जी का हैंडरेस था, उनको बुलाता हूँ कि वो हमें। जी ओम भैया प्रणाम, सदन को प्रणाम, और संतोष सर को भी बहुत बहुत साधुवाद है जो इतनी अच्छी जानकारी हमें दे रहे हैं। सर मैंने इस प्रयोग किया था अभी मूंग की फसल में। मैंने क्या, बरसात का पानी जो मघा नक्षत्र का रहता है जो पीने के लिए बहुत शुद्ध रहता है, उसका मैंने 200 लीटर संग्रह करके रखा था पीने के लिए घर में, स्टील की ड्रमों में। तो मैंने उसको ले जाकर एक गड्ढे में 2 पंप में उसको ले जाकर मैंने उसका दवाई मिलाकर उसका छिड़काव किया, तो उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे रहे। उसमें इल्लियाँ अभी तक पास नहीं आई, आज 15 दिन से ऊपर हो गया उसको फेंके हुए, मगर अभी इल्ली खेत में समझ नहीं आ रही मेरे लिए। उसमें रासायनिक में फेंका था मैंने उसको, उसमें मैंने मिलाया था अपना ये एम्प्लीगो सिजेंटा का, उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे रहे उस पानी के। और दूसरे जो पानी था ट्यूबवेल वाला वो मिलाया, तो उसमें इल्लियाँ समझ आने लगी कुछ मेरे लिए। और प्राकृतिक खेती में सर जैसे आपने बोला 10 पलनी अर्क यदि सही तरीके से बना लिया जाए, उसमें यदि अपन लहसुन, हरी मिर्ची और तंबाकू आधा आधा किलो मिला दें 200 लीटर में, तो वो पावरफुल हो जाता है वो। तो प्राकृतिक खेती में भी मेरी कोई इल्लियाँ समझ नहीं आ रही है उसमें। एक्चुअली सर, जो आपने बारिश के पानी का जो एक एग्जांपल दिया,
तो यहाँ पे एक मैं चीज़ कहना चाहता हूँ कि बारिश का जो पानी होता है जिसका पीएच 5.6 या 5.8 के बीच में होता है, और हम लोग बाकी जितना भी पानी ट्यूबवेल का हो गए या जो भी अन्य पानी हो गए उसका पीएच आज 7.5 प्लस होते जा रहा है। तो जैसा जैसा खारा पानी होगा तो कोई भी दवाई उसमें डालोगे तो उसका प्रेसिपिटेशन होता है, लेकिन प्योर पानी अगर होगा, स्पेसिफिकली जैसा बारिश का पानी जिसमें सॉल्ट लेवल टीडीएस 0 होता है, 0, तो जी सॉल्ट अगर कम है तो प्रेसिपिटेशन दवाई का नहीं होता है। जैसा हम लोग कहते हैं कि दूध में नमक डाल दो तो दूध फट जाता है, उस तरह से यह पेस्टिसाइड पानी में डालते ही जो पानी खारा पानी होता है उसमें डालोगे तो वो जैसा फटता है दूध उसी तरह ये फटता है, और उसकी वजह से वह रिजल्ट कम मिलता है। नहीं मिलता है ऐसा नहीं है, लेकिन कम मिलता है। और जो बारिश का पानी है उसमें अपने तत्व भी होते हैं, क्योंकि बारिश कब होगी तो जब वातावरण में बहुत अच्छा कंडीशन होगा तो वातावरण के जो तत्व है वो तत्व भी उस पानी में आते हैं, जो कि, और मैंने यही आज की चर्चा में एक विषय लिया था कि बारिश का पानी जब होता है, खेतों में आता है, तब की फसल और आपके कुएं में का पानी दीजिए या ट्यूबवेल का पानी दीजिए, ये मैच नहीं होता है, वो कंडीशन मैच नहीं होती। तो ये सारी जो, और एक जो आपने कहा है कि एक विशिष्ट केमिकल आपने यूज किया है, तो इन सभी केमिकल की सब लोग बैठकर जांच करें कि कौन सा केमिकल सबसे बेस्ट है इल्ली कंट्रोल करने के लिए। और सिर्फ एक नहीं तो ऐसे कम से कम, जैसा आप हर कोई अपने अपने आसपास के किसान भाइयों के 10 लोगों के अगर डेटा लेवे और आप सब लोग मिलके 25 लोग होवे तो 250 लोगों का डेटा आएगा, और 250 लोगों में ये पता चलेगा कि कौन सा पेस्टिसाइड सबसे ज्यादा रिजल्ट देता है, और उसी पेस्टिसाइड का उपयोग हम लोगों ने करना जरूरी है। जी ओम। जी सर, बहुत अच्छा। अब मैं आदरणीय पवन सर जी का हैंड रेस था, बुलाता हूँ। जी सर। जी जी धन्यवाद। मैं वार्तालाप सुन रहा था। अशोक जी ने टमाटर के बारे में बताया, संतोष जी ने भी उसका समाधान कुछ दिए हुए हैं। मैं मेरे पास एक अभी मेरे एक दोस्त हैं इजराइल का, उनका एक्सपीरियंस था। उन्होंने टमाटर की खेती और जो बीज का व्यापार है उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मुझे भेजी है। मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में डाल दूंगा, उसको देखिएगा, क्योंकि ये जो सारा चक्र है इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पूरे चक्र में हमारी जो भोजन व्यवस्था है उसमें क्या चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। हमने उसका वजन बढ़ा दिया, हमने उसकी टमाटर की कीपिंग क्वालिटी, यानी कि पहले वो 3 दिन में टमाटर की फसल आपकी समाप्त हो जा रही थी, खराब हो जा रही थी, हार्वेस्टिंग के बाद सड़ने लग रही थी। अब आपने ऐसा किया कि उसमें 20 दिन तक के उसको फसल को कुछ नहीं होगा, यानी कि ऐसे मॉडिफाई कर दिया कि उसकी ब्रीडिंग करके, क्रॉस ब्रीडिंग करके, कि आपको 20 दिन तक के नहीं होगा। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ, उसके उससे क्या फर्क पड़ा, उसके उसके कीपिंग क्वालिटी तो बढ़ गई, वही चीज़ आगे बढ़ गई, लेकिन उससे और क्या क्या नुकसान हुआ इस डॉक्यूमेंट्री में आपको, हालांकि अंग्रेजी में है लेकिन फिर भी आसानी से हम समझ सकते हैं। और इसके अलावा जो बीज का व्यापार है जिस पर हम निर्भर हो गए हैं पूर्ण रूप से, उसकी कैसी व्यवस्था चल रही है और उस पर हमारे सामाजिक मुद्दे क्या क्या हैं, वो भी आपको इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से समझ में आएगा। अपनी समझ हमारी बनती है तो हम इसमें फिर निर्णय ले सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसमें क्या सही कर रहे हैं, या और कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, या इसमें हमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, या प्रश्न पूछने की ज़रूरत है। ये सबका विषय व्यक्तिगत भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी सामूहिक भी हैं। तो सामूहिक चीज़ों हमने पेस्टिसाइड पर बातचीत कर ली, लेकिन हमारे और मुद्दे जो हैं कृषि से संबंधित, हमारे व्यवस्थाओं से संबंधित, या हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से संबंधित, उसकी भी हमें समझ समग्र रूप से बनाना ज़रूरी है। मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, आप सब लोग भी उसको देखिएगा, फिर एक दिन उसके ऊपर भी हम चर्चा कर सकते हैं।
जी नमस्कार। सर एक चीज़ और मुझे एक चीज़ का अगर डेटा यहाँ पे अगले हफ्ते तक अगर सभी लोग बता दें कि जैसा एक एग्जांपल और भी है कि हमारे यहाँ सोयाबीन जब बीज बोया जाता है तो आज के 10 साल पहले 1 एकड़ में 40 किलो सोयाबीन का बीज बोया जाता था। आप सभी लोगों को जो हमारे तोटावार सर है, उनका जो काम है पिछले 10 सालों का, स्पेसिफिकली वाशिम जिला में जो 4 सालों तक उन्होंने काम किया, 40 किलो जो बीज बोया जाता था, उसी बीज 40 किलो से हम लोग आज 20 किलो पर आए हैं। तो पर एकड़ कितना बीज बोया जाता, क्योंकि जितना बीज बोया जाएगा ज़्यादा, उतना जो ग्रीनरी होता है, जो फ्लश ग्रीन कहते हैं, वो फ्लश ग्रीन ज़्यादा होता है और उस वजह से इल्लियों का अटैक बढ़ता है। और जैसा हमारे ही ग्रुप में के जो विजय जी है, जैसा दीपक जी के भाई है, तो जो विजय जी है वे उन्होंने एक साल 9 किलो, यानी आप सोचिए 40 किलो बीज, 20 किलो बीज और 9 किलो बीज, तो 9 किलो बीज लेने के बाद में भी उन्हें उतनी ही सोयाबीन की फसल मिली। तो यहाँ विषय आता है कि कितने प्रमाण में आपके खेत में हवा खेलती है, कितने प्रमाण में वह धूप फसलों के बीच से मिट्टी तक जाती है, कितने ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को वह मेंटेन करता है। तो इन सभी चीज़ों पर भी विचार विमर्श होना चाहिए और हम कहाँ गलत हो रहे, इसका भी एक चीज सोचना जरूरी है। अब एक आखिरी विषय, एक्चुअली यह विषय लेना नहीं चाहिए लेकिन मैं वह विषय लेना चाहता हूँ। देखिए कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने ये भी आए हैं कि हायर मॉलिक्यूल जो महंगे से महंगे होते हैं वो हर कोई किसान भाई यूज करे, उस वजह से भी जैसा उन पेस्टिसाइड को बढ़ोतरी देना है, उस वजह से भी अपने अपने खेतों में विशिष्ट कोई जो लोग काम करते हैं वो कितना अच्छी तरह से काम करते हैं। यानी मैं ये एग्जांपल इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि मैंने मेरे आंखों से कुछ चीजें यहाँ अंगूर के खेतों में देखी है कि 50 एकड़ अंगूर में हर बंदे को छिड़काव करने का सेक्शन डिवाइड करके दिया था। 10 एकड़ आपको छिड़काव करना है, 10 एकड़ दूसरे को, 10 एकड़ तीसरे को, ऐसा 5 लोग करते थे। तो एक बंदा छिड़काव ही नहीं करता था, तो जहां छिड़काव नहीं होगा उस एरिया का असर बाकी सारे एरियाज पे होता है। तो इन चीजों को भी देखा जावे कि हमारे खेत में काम कितने ढंग से हो रहा है। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी पाए गए हैं कि नहीं, यहाँ पे अगर ज्यादा महंगी दवाई का उपयोग होगा तो मेरा अपना परसेंटेज भी उसमें होता है। तो ये सारी चीजें हैं, हम लोग इन विषयों पे एक विशिष्ट चर्चा लेंगे, लेकिन हम कहाँ गलत हो रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। जो आज ऑलमोस्ट 1 घंटे की चर्चा हम लोगों ने की, उसमें से हम लोग कहीं ना कहीं एक जगह पे सबने मिलकर आना जरूरी है, इतना मेरा मानना है। जियो जी सर, बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। और सर मैं भी थोड़े से, जैसे पवारखेड़ा में यहाँ रिसर्च में कुछ साइंटिस्ट हैं तो हम लोगों ने चर्चा करी, तो उन्होंने बताया कि इसके सबसे अच्छा इसका जो समाधान है वो 55 दिन की और अन्य क्रॉप लाई जाए, जिससे किसान अन्य क्रॉप से उतने ही पैसे प्राप्त करे जितने मूंग से कर रहा है। तो ये केमिकल से भी छुटकारा मिलेगा। और दूसरा, जो नई क्रॉप आएगी वो शायद इससे भी ज्यादा महंगी बिकेगी और किसानों को ज्यादा पैसा मिलेगा और ज्यादा केमिकल भी नहीं डालना पड़ेगा। उनका कहना है कि यहाँ पे जो पवारखेड़ा में साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है कि क्रॉप
रोटेशन बहुत जरूरी है। और अगर एक ही एक क्रॉप पे आप रहते हो तो बीमारियां ज्यादा बढ़ती हैं और जमीन में भी हर चीज के डोसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं। इससे अच्छा है कि आप उतने ही पैसे की अगर दूसरी क्रॉप ढूंढ लेवे तो आपको ना ही ज्यादा केमिकल यूज करना पड़ेगा, ना ही आपको जमीन के अंदर ज्यादा खाद डालनी पड़ेगी। ऐसा उन्होंने हमें समझाया और हमने कहा कि ठीक है सर, बहुत अच्छी चीज है। सदन का टाइम हो गया है, बहुत सारी जानकारियां आदान प्रदान हुई, आज बहुत अच्छे अच्छे अ, विकल्प मिले हैं। अब मैं दादू को बुलाता हूं कि वो आए और आज का समापन करें और अपनी जी दादू। दादू, रमेश दादू। दादू आवाज नहीं आ रही क्या? बात दादू खेत में होंगे, खेत में। हैंड रेज भी है और उठ भी गया मोबाइल, लेकिन दादू आवाज नहीं आ रही। गैया पड़ेगा हुई है। गैया कहाँ? गैया है ही नहीं वहां। हाँ दादू। नहीं आ रही। हाँ, अरे घर में है यार दादू, तो आवाज नहीं आ रही दादू, क्या बात है? टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है लग रहा। वित्तीय आभार करवा दे। हाँ जी जी जी, मैं आदरणीय मुन्नीलाल सर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो हमें आज का समापन। धन्यवाद आदरणीय सर भैया। आज जैसा कि योगाहार कार्यक्रम का आज 1448वां दिवस है और आज आदरणीय राम कृपाल पटेल जी, आज के एक शिक्षक, उन्होंने योग किया। और द्वितीय सत्र में आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान जी, जो पूरे देश में सूक्ष्म जीव विज्ञान के और फार्म लैब की स्थापना के लिए लगातार जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब इतिहास में फार्म लैब किसानों के खेतों पर दिखेंगे और उसमें जो है आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान जी का जो है हमेशा चित्र याद आएगा और ये यादें जो है हमेशा एक इतिहास के उसमें लिख जाएंगी। मैं आभार ज्ञापित करता हूँ इस सदन में उपस्थित सभी महानुभावों का, जिन्होंने संवाद करके और सहयोग करके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। उन सभी का आभार ज्ञापित करता हूँ और जो इस लगातार इस योगाहार कार्यक्रम को